Dean School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program, semester 1, subject is Financial Accounting. In the last class, we have completed Inventory Control System. Inventory System हम लोगों ने पढ़ा था last class में. ठीक है, आज जो हमें नया टॉपिक शुरू करना है, that is depreciation. The depreciation is quite familiar topic. You have already done in your school level, so we are going to start that. So depreciation आप लोगों को पता है what is depreciation? I hope you all will be knowing कि depreciation क्या होता है. Depreciation is basically what? This is allocation of cost of tangible assets over its useful life, right? What is depreciation? Depreciation is allocation of cost of tangible assets over its useful life. तो जो भी हम assets, basically tangible assets की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर primarily चीजें क्या है कि एक तो tangible assets हमारा tangible asset होना चाहिए. दूसरी चीज क्या है कि उसकी useful life जो है that should be more than a year, क्योंकि जब हम depreciation charge करते हैं, आप लोगों को पता है maximum time हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं. वो इन बिटवीन द ईयर अगर हम एसेट खरीद रहे हैं तो हम उतने मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं. अदरवाइज जो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है दैट इज ऑलवेज इन पर एनम बेसिस, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मतलब इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग में हमारा ये जो हमारा टॉपिक आता है, दिस कम्स अंडर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो बुक में भी जो आपको चैप्टर मिलेगा वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे मिलेगा. पहले डेप्रिसिएशन होता था, बट नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड. इट कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. ठीक है, इंड एएस की बात करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. सो इट इज 16, बट नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा रिवाइज हुआ, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, विच इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. Fine. So property, plant and equipment are tangible items that are held for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes. तो यहाँ पर tangible items, जो property, plant and equipment में tangible items की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हैं? वो चीजें जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हैं या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स. जैसे प्रोडक्शन के लिए क्या चीज यूज होती है? मशीनरी. ठीक है, जो हमारी मोस्ट कॉमन हमें डेप्रिसिएशन में मिलती है कि हम मशीनरी की बात कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम की मशीन हमने खरीदी है. इसके अलावा वो वाले आइटम्स दैट आर यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो दैट कैन बी दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, लाइक उन्होंने कुछ ऐसी एसेट खरीदा है जो सप्लाई पर्पस के लिए यूज हो रहा है, रेंटल टू अदर्स, रेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस व्हाट अदर देन दिस. ठीक है, कि जो प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंटल के अलावा अगर कुछ भी यूज हो रहा है तो दैट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. दूसरा, दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. तो इसकी जो यूजफुल लाइफ है इट शुड बी मोर देन 12 मंथ, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि सपोज 8 महीने लाइफ है, 10 महीने लाइफ है, तो वो हमारा जो है दैट कम्स अंडर द करंट एसेट्स. ठीक है, और ज्यादातर जो हमारा डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं किस पे करते हैं? फिक्स्ड एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और करंट एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता बिकॉज द यूजफुल लाइफ आर लेस देन 12 मंथ. तो हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन अ ईयर होगी. तो इसमें जो है हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो हैं, देयर आर 2 मेथड्स. जो आप पढ़ के आए हो वही वाले 2 मेथड आपको करने हैं. ठीक है, तो वो 2 मेथड हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. बेटा किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहना, आई विल कीप ऑन चेकिंग. ठीक, अभी आज जो है आई विल यूज पीडीएफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो क्लास में मैं आपको करा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसमें वो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं.
ठीक है, जो भी मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, आई होप यू विल बी नोटिंग डाउन दैट। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिस टाइप के सवाल आते हैं उस टाइप का एक दो सवाल मैं आपको हमेशा करा रही हूँ, उस पैटर्न पे आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप क्लास अटेंड करो और जो क्वेश्चन करा रही हूँ उनको ध्यान से करते जाओ। आज जो है आई विल यूज दिस PDF टू टीच यू, देयर इज नो बोर्ड विद मी टुडे, so I regret for the same because there is electricity issue with me. वैल्यू एडेड मेथड होता है, बट आपको जो कोर्स में है यू हैव 2 मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपको जो डेप्रिसिएशन में है आपको 2 ही मेथड पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक आपको पढ़ना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसमें फिर आपको डिफरेंट टाइप्स, निकी यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन मेथड, तो वो हमें करना है चेंज इन मेथड इन योर कोर्स, सो वी विल डू इट, वी विल डू एवरीथिंग दैट विल कम योर एग्जाम। I hope you all will be getting the notes which I am sharing with the student. जो Telegram group का link है उसके साथ तो मैंने जो admin था, I have shared the notes. I hope you have shared further, right? Exams के बारे में I don't know. As per today's scenario, it should be OBE, but it might get changed, so we don't know. So we'll talk about this in March only, right? So let's get back to the topic. So you have to do 2 methods of depreciation, straight line method and reducing balance method. You very well know that what is straight line method. Straight line method of depreciation में क्या होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है। कि सपोज कि कोई एसेट है, जो मशीनरी अगर कोई खरीदी है उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो अगर वो हमने जो है मशीनरी सपोज 50,000 की हमने कोई मशीनरी खरीदी है, तो एज पर द डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो भी कॉस्ट है उसको एलोकेट किया जाता है उसकी यूजफुल लाइफ में। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 50,000 मशीनरी की कॉस्ट है, उसकी लाइफ 5 साल है, सो व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन पर ईयर? इट शुड बी कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। बट यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा एसेट हमारा सपोज यूजफुल नहीं है, कि उसने अब वो हमें उतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, वी वांट टू सेल इट, तो जब हम उसको बेचेंगे तो वी विल गेट सम वैल्यू इन रिटर्न। ठीक है, अगर सपोज हमारा कोई भी एसेट है खराब हो तो उसको कबाड़ी को दे देते हैं या और किसी को दे देते हैं, तो उसके बदले में कुछ मनी तो मिलती है, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड दी रेसिडुअल वैल्यू, राइट? रेसिडुअल वैल्यू होती है, तो जब हम, तो वो हमारा इनकम का सोर्स हो जाता है। ठीक है, उसके बदले में हमें कुछ इनकम मिल जाती है, तो उतनी हमारी कॉस्ट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज व्हाट? इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन टू यू, अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, देन यू विल टेक दैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है, उस पर आप वो परसेंटेज के साथ यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। की 5 लाख की मशीनरी, 50,000 की मशीनरी की वैल्यू थी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 का 10% 5,000 यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन पर ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है that remain same for every year till the end of the life of that asset. जब तक उसकी लाइफ यूजफुल लाइफ है तब तक आप उस पे सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हो। ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ठीक है, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, then the formula we use is cost minus residual value divided by useful life of asset. right? यही पढ़ के आए हो ना? So this is the same thing we are doing. तो this is the straight line method. यहाँ पर आपको ये बताया भी हुआ है कि अगर आपको annual depreciation निकालना है, if rate of depreciation is not given, then the formula is what I have told you, cost minus residual value divided by useful life. And if you want to calculate rate of depreciation, then what should be the formula? Annual depreciation जो आपने भी ऊपर कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इन परसेंटेज, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100, राइट?
So for calculating amount of depreciation, we use the first formula, cost minus residual value upon useful life. And to find the rate of depreciation, we use formula annual depreciation upon cost of asset multiply 100. So there is small illustration for this. So be ready with your pen and paper. A machine, you have to do it and tell me the answer in the chat box. A machine is purchased for rupees 1,80,000 and rupees 20,000 is spent on its installation. Residual value of the machine is 10,000. Estimated useful life of machine is 5 years. Calculate rate of depreciation. So you have both the formula. आपको क्या दिया हुआ है कि मशीन जो खरीदी है वो 1,80,000 की खरीदी है और उस पर 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन लगाया. तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारी मशीनरी का कॉस्ट ऑफ एसेट क्या माना जाएगा. जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं होती है उस टाइम तक जो भी एक्सपेंस बियर किया जाता है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट. ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट मिलेगा या फिर ओवरहॉलिंग कॉस्ट मिलेगा या फिर आपको डिसमेंटलिंग चार्जेस भी वहां पर दिए हुए होंगे. तो आपने जब मशीन परचेज की है उस परचेज के साथ आपके जो भी एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस आप बियर कर रहे हो, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट, दैट मस्ट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी की कॉस्ट की बात करेंगे तो परचेज प्राइस है 1,80,000 और 20,000 इंस्टॉलेशन वैल्यू, तो टोटल हो गया 2 लाख. सो कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 10,000, useful life 5. You need to find rate of depreciation. So you have the formula, calculate, use the formula and find out the value, rate of depreciation. Quickly write in the chat box what should be the value. Rate of depreciation कितना आएगा? Fall in value of fixed asset. Exactly. बेटा ये जो आपको पढ़ने हैं, आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. चेंज ऑफ मेथड इन्हीं में ही होगा. आई विल गिव यू द क्वेश्चन. नो, यू कैन नॉट यूज एक्सेल, यू हैव टू डू इट मैनुअली. यू कैन यूज कैलकुलेटर बट यू कांट यूज दिस एक्सेल शीट. ठीक है, वहां तो इनबिल्ट फॉर्मूला है, दैट विल नॉट बी अलाउड. रेसिडुअल वैल्यू मीन्स होता है कि जब वो एसेट स्क्रैप हो जाता है, जैसे स्क्रैप वैल्यू जो बोलते हैं ना आप, स्क्रैप वैल्यू तो आपने सुना, स्क्रैप वैल्यू इज रेसिडुअल वैल्यू. इट्स द सेम थिंग. स्क्रैप वैल्यू कि जब हमारा एसेट बेकार हो जाता है उसको हम बेच देते हैं, तो तब उसके बदले में हमें, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि कबाड़ी को ही बेच दिया कि हमारी मशीन बिल्कुल काम नहीं करी तो हम कबाड़ी को दे दिया, तो वो लोहे के बदले में हमें कुछ पैसे दे के जाएगा, तो वो जो वैल्यू है दिस इज रेसिडुअल वैल्यू. 38,000. No, we have to find out the rate. This is the amount of depreciation. 38,000 is the amount of depreciation. You need to find out rate. तो अमाउंट निकालने के बाद रेट निकालो. डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई 100. Yes, installation cost will be the part of the cost. क्योंकि जब तक आपकी मशीनरी जो है वो वर्किंग मोड में नहीं आती है उससे पहले जो भी कॉस्ट बियर की जाती है दैट विल बी योर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट. तो मैंने आपको बताया कि आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी है या ओवरहॉलिंग कॉस्ट दी है, ऑल विल बी एडेड इन द परचेज प्राइस. Beta, you should know rate of depreciation is not 38,000. Rate is always in percentage. This is amount of depreciation 38,000. You have to find out rate. I have shown you in the PDF. You will be seeing the 2 formulas, one for the annual depreciation and one for the rate of depreciation. Find out rate, not amount. So 19% should be. Let me check this. 19% आ रहा है सबका. Yes, it's 19%. Kudos to everyone, those who had done it correctly. Very good. 19% is the rate of depreciation. 38,000 is the annual depreciation amount. जो आप हर साल depreciation charge कर रहे हो asset का, और उसका rate क्या है? Rate is 19%. ठीक है? So this is your straight line method. तो each method have some advantages and disadvantages. ठीक?
तो इसका एडवांटेज बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट, फाइन। और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर ये एट द एंड जो है जो एसेट की वैल्यू है वो हमेशा जीरो कर देता है, ठीक है। जब हमारा यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी देन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विल बिकम जीरो। बट ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद की 5 साल तक मशीन चल रही है और 5 साल बाद अगले दिन ही वो एकदम बंद हो जाएगी काम करना, उसमें से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगी। सो दिस इज लिटिल बिट unjustified in that case. So this is the main disadvantage of that. Next is reducing balance method या जिसको हम diminishing balance method भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या बोला था कि ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और वो हर ईयर हमारा सेम रहता है, ठीक है। जैसे बोला कि 50,000 की मशीनरी है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5,000। So each year we will charge the same amount of depreciation. हर साल हम 5,000 का depreciation charge करते हैं in straight line method. But diminishing balance method is little bit practical. इसमें जो है हमारा depreciation किस पे चार्ज होता है, जैसा नेम कह रहा है reducing balance, कि फर्स्ट ईयर में जो हमारी कॉस्ट थी उस पर हमने depreciation चार्ज किया। Second year will be the reduced value amount, total cost minus depreciation is the opening balance. So each year we charge depreciation on the opening balance, not on the original cost. हमेशा opening balance के ऊपर we charge the depreciation, ठीक है। तो वहां का जो ड्रॉबैक था उस वाले मेथड का कि at the end of the useful life the value of asset will become zero, but in that case value of asset will never be zero. उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा आप ओपनिंग बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो जो भी अमाउंट होगा उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल नॉट रिमेन सेम, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी एसेट की वैसे वैसे उस पर डेप्रिसिएशन अमाउंट भी रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पर दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। So we just ignore it, we are not doing this क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा, you will get a question for that. So look at this question. An asset is purchased for rupees 1 lakh. Scrap value of asset is 10,000. तो एसेट 1 लाख का खरीदा, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 90,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस scrap value और residual value both are same, fine. So हमें actual cost कितनी पड़ी? 90,000। तो यहाँ पर हमें rate of depreciation already दिया हुआ है 30% per annum. So you have to calculate amount of depreciation charged for first 3 years. पहले 3 साल का आपको depreciation का amount calculate करके देना है. Rate is already given to you. So what you have to do? You have to multiply the actual cost with the rate of depreciation for the first year. In the second year, the reduced value will be multiplied by the rate of depreciation. ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, उसमें से हमने 10,000 माइनस कर दिया, तो इट इज बेसिकली इसमें स्क्रैप वैल्यू we didn't deduct in case of reducing balance, ठीक है। इस पे 1 लाख पे ही आपका यहाँ पर 30% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो 70,000 इसकी वैल्यू बची, फिर 70,000 रिड्यूसिंग बैलेंस है, उसका आपने 30% निकाला, ठीक है। तो ओपनिंग वैल्यू इज 70, फिर आपका डेप्रिसिएशन निकला, यू विल डिडक्ट अगेन, यू विल गेट द न्यू ओपनिंग वैल्यू, देन यू विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट। सो मुझे कैलकुलेट करके बताओ आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 3 साल का। कैलकुलेटेड क्विकली, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें जब हम ओवर द यूजफुल लाइफ, जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा इन ईदर इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड और इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्क्रैप वैल्यू विल नॉट बी डिडक्टेड, ठीक है। वी ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, जितने का परचेज प्राइस है उसी पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। स्क्रैप वैल्यू हम कब डिडक्ट करते हैं? व्हेन
the rate of depreciation is not given to us. अगर हमें rate of depreciation नहीं दिया और हमें useful life के basis पर हमें निकालना है कि per year कितना depreciation charge करेंगे, in that case we deduct the scrap value. But if rate of depreciation is given to us, then we didn't deduct the scrap value from the cost. So here rate of depreciation is given. So please don't deduct scrap value on the original cost. Start calculating the amount of depreciation. In our life, beta, Poonam, I didn't get what you have written. Telegram group मैंने already publish किया है. ज्योति, please check करो. Which one is best? So best according to the merits and demerits, I think WDV is better than straight line method. ठीक है? All 3 years depreciation. Ankit, all 3 years depreciation. No, beta, first year depreciation will not be 27,000. I am repeating once again. If rate of depreciation is given, in that case we didn't deduct scrap value. हम scrap value minus नहीं करते अगर हमें rate of depreciation दिया है. Scrap value कब minus करते हैं? जब हम वो निकालते हैं amount of depreciation in case of straight line method. In when rate of depreciation is not given, जब हमें rate of depreciation given नहीं होता, तब हम deduct करते हैं. Yes, 70,000, 21,000 and 14,700. This is the exact answer. Method will be given in the question. अभी जो हम question, I'm going to start with the question. मैं question अभी शुरू करने वाली हूँ, तो method आपको given होगा, rate आपको given होगा, cost given होगी, everything will be given to you, and you need to make the account. I hope you all have done with it. I'm showing the solution for the same. ठीक है, so 1 lakh is the cost. So first year depreciation is 30%, तो 30,000 वैल्यू हो गई. तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो द ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर इज 70,000. So the next depreciation will be charged on the opening value 70,000. So it will be 21,000. तो थर्ड ईयर का ओपनिंग क्या होगा? 70,000 जो इस साल का ओपनिंग था उसमें माइनस कर देंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन. सो द ओपनिंग वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर इज 49,000. So the 30% of 49,000 is 14,700. So this is how we calculate in case of WDV. Written down, we used to write down the value. उसको जो भी हर बार है उसके डेप्रिसिएशन अमाउंट से उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते जाते हैं और जो भी नया ओपनिंग बैलेंस आता है उसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ठीक है. There are few advantages, disadvantages of this. So let's start with the question. Please go through this, read it carefully. Messrs. Alok Enterprises purchased machinery on 1st July 2017 for rupees 3,70,000 and installed it at a cost of 30,000. तो आलोक एंटरप्राइजेज ने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है 3,70,000 की और 30,000 में उसको इंस्टॉल कराया है. सो दिस इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट. तो मैंने आपको क्या बताया कि जब तक आपकी मशीनरी वर्किंग मोड में नहीं आती है उस टाइम तक जो भी एक्सपेंस बियर किया जाता है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होता है. तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको मशीन को इंस्टॉल कराएंगे तभी तो वो वर्किंग मोड में आएगी. So this installation cost will be added to the cost of the machine. तो जो मशीन 1 जुलाई को खरीदी है उसके टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 3,70,000 प्लस 30,000 4 लाख. ठीक है. तो 1 जुलाई 17 को इन्होंने 4 लाख की एक मशीन खरीदी है. That's it. On 1st October 18, the enterprise purchased another machinery for rupees 1 lakh. अगले साल अक्टूबर में इन्होंने एक और मशीन खरीदी है 1 लाख की. ठीक है. On 1st October, it sold off the first machinery. 1st October 2019 मतलब फिर से नेक्स्ट ईयर.
नेक्स्ट ईयर इन्होंने जो फर्स्ट मशीनरी जो 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी वो इन्होंने बेच दी 2,80,000 की। ठीक है, सो ऑन द सेम डेट इट परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 2,50,000। तो जिस डेट पर 1 अक्टूबर को उन्होंने वो मशीन बेची है, सेम डेट पर एक नई मशीनरी खरीद ली 2,50,000। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो आपको ये यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कई बार आपको 31 मार्च देते हैं, कई बार आपको 31 दिसंबर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन तो उसी के हिसाब से चार्ज करोगे जितना मंथ आप यूज कर रहे हो। आपको अपनी क्लोजिंग डेट क्या लेनी है वो यहाँ पर मेंशन होगी। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू शो, मशीनरी यहाँ पर दो है, आपको 2 बार इसको करना पड़ेगा। फर्स्ट इज मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2018, 19 एंड 20। तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। ठीक है, जिसकी क्लोजिंग 2018, 2019, 2020। Assuming that depreciation is charged at 10% per annum on original cost। तो इसमें आपको जो मेथड यूज करना है, मेथड इज गिवन टू यू। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन में मेथड मेंशन होगा कि आपको यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लेना है और मेथड है आपका ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड इज देयर। फाइन, सो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 19, 20, assuming that depreciation is charged at 20% per annum by diminishing balance method। तो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है कि अगर वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं तब क्या आंसर आएगा, और डेप्रिसिएशन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करते हैं तब क्या आएगा। फाइन, दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है। सो यू विल मेक अ मशीनरी अकाउंट बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू शो 3 साल का मशीनरी अकाउंट आपको बना के दिखाना है। सो प्लीज मेक अ फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट। I can't use board today because there is electricity issue at my place. This is the format of machinery account. Make 6 columns. First column is date, particulars, amount. Again date, particulars, amount. Make a format of machinery account in your notebook. तो सबसे पहले तो मशीनरी परचेज की है, तो हमारी परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, जर्नल एंट्री आपके कोर्स में नहीं है। बोर्ड, अब आई एम रिपीटिंग, लिसन टू मी क्विकली, आई कैन नॉट डू द क्वेश्चन ऑन बोर्ड टुडे बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इशू एट माय प्लेस। There is no electricity at my place, so I can't use board today. So I am just explaining the question to you. You have to do it in your register. That I can't help. इतनी ही है बेटा। Okay, so you must have prepared the machinery account. So let's start with the question. इसमें सबसे पहले आपको डेट कौन से दिया, 1 जुलाई 2017। देयर इज परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, सो द परचेज ऑफ मशीनरी, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में क्या दिखाना पड़ेगा, टू बैंक। तो डेट कॉलम में आप डेट क्या डालोगे, 1 जुलाई 2017। सो राइट इन द डेट कॉलम, पहली ट्रांजेक्शन आपकी 1 जुलाई की है मशीनरी की, तो इन दी डेट कॉलम डेबिट साइड, क्योंकि हमारा क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। राइट, तो डेबिट साइड पर 1 जुलाई 2017 टू बैंक, कितनी कॉस्ट आएगी, 3,70,000 प्लस 30,000। तो अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 4 लाख। मशीन की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है, 4 लाख पड़ी है। 3,70,000 की खरीदी और 30,000 रुपए इंस्टॉलेशन में लग गए। ठीक है, तो इन जनरल भी हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ होती है तो हम अपनी कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं ना, कि आप घर में सपोज एसी लगवा रहे हो, तो एसी आप खरीद को तो ले आए, उसको घर में इंस्टॉल भी तो हम कराते हैं, जब भी तो फिर वो चलना शुरू होता है। ठीक है, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग होती है, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। सेम वे यहाँ पर होता है मशीनरी में। सो पहली एंट्री आपने क्या की, डेबिट साइड पर आपने डेट डाली 1 जुलाई 2017,
मशीनरी खरीदी है तो आपने लिखा पर्टिकुलर्स में व्हाट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 4 लाख। आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस। तो 2017 में हमें इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, तो हमारा अकाउंट क्लोज कब होगा, ये वाला ईयर एंड कब है, 31 मार्च 18। तो 31 मार्च 18 को पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एंड देन यू विल क्लोज द ईयर। तो डेप्रिसिएशन आपको क्या बताया है, डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। तो क्रेडिट साइड पर जाओगे, वहां पर क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018। पहला आपका ये है 31 मार्च 2018। ठीक है, तो इस ईयर की क्लोजिंग दिखाओगे तो हर साल क्लोजिंग पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर उस साल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। तो 31 मार्च 18 को 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 4 लाख। हमने मशीन खरीदी कब है, जुलाई में, तो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 मंथ। ठीक है, क्योंकि पूरा साल यूज नहीं हुई है, 9 मंथ्स हमारा हुआ है, जुलाई टू मार्च। तो आप जुलाई टू मार्च 10% के हिसाब से आपने यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये तो 4 लाख का 10% फॉर 9 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन इज 30,000। यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट सेपरेट भी दिखा सकते हो, नहीं तो इट कैन बी द पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया आप प्लस करके भी यहाँ पर शो कर सकते हो। एक अमाउंट 4 लाख का अलग अलग भी दिखा सकते हो और एक साथ भी दिखा सकते हो, इट डजंट मैटर। तो अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस सीडी, क्योंकि इस साल तो और कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया 30,000 का। तो बैलेंस सीडी हमारा है 3,70,000। टोटल 4 लाख की कॉस्ट थी, 4 लाख में से 30,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बैलेंस बच गया 3,70,000। तो 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 3,70,000। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में 2018 में इन बिटवीन द ईयर हमें क्या दिया है, या तो on 1st October 2018 the enterprise purchased another machinery for 1 lakh। तो इस साल में 1 अक्टूबर को एक नई मशीन खरीदी है, तो 1 अप्रैल का तो हमने ओपनिंग बैलेंस वहां पर लिख दिया। अब हमारी सीधी एंट्री किस डेट को होगी, 1 अक्टूबर 18, मशीनरी खरीदी है, अगेन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप 1 अक्टूबर डेबिट साइड लिखोगे, वहां पर अगेन आपका टू बैंक आएगा, कितने की मशीन खरीदी है, अमाउंट 1 लाख। ठीक है, सो ऑन डेबिट साइड डेट शुड बी 1 अक्टूबर 2018, पर्टिकुलर्स टू बैंक, अमाउंट 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की नई मशीन खरीदी है 2018 में, इसके अलावा और 2018 में कुछ नहीं किया। तो नाउ यू हैव 2 machines. First you have bought in 2017, this is 2018, so we marked it as machine 1, machine 2. You are having 2 machines, so we will mark it as machine 1, machine 2. अक्टूबर के बाद यहाँ पर और कोई 2018 की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सीधा क्लोजिंग पे आएंगे 31 मार्च 2019. So again first we will charge the depreciation and then we will find out the closing balance. तो अब यहाँ पर आपके पास 2 मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट मशीन थी मशीन 1, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 4 लाख। तो उस पे पूरा साल अब की बार वो यूज हुई है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल मशीन हमारे पास थी, कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000। ठीक है, 4 लाख का 10%, 40,000 मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन 2 है ये जो हमने अभी खरीदी है अक्टूबर में 1 लाख, तो इसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000, बट फॉर हाउ मच पीरियड वी आर यूजिंग, अक्टूबर टू मार्च, 6 महीने के लिए ये हमने यूज किया है, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 45,000। ठीक है, इसको हम सेपरेटली कर रहे हैं क्योंकि इस पे अलग अलग पीरियड का डेप्रिसिएशन लग रहा है। फर्स्ट मशीन पूरा साल यूज हुई तो उस पे आप, वरना वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो और यहाँ पर आप जैसे मर्जी दिखा सकते हो, बट इट्स बेटर टू राइट इट सेपरेटली। जो मशीन्स हैं उन पे जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उनको सेपरेटली शो करो।
सो इट इज बेटर टू शो लाइक दैट। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 4 लाख का 10% 40,000। सेकेंड मशीन 1 लाख की खरीदी है बट सिर्फ 6 महीने के लिए यूज हुई है, तो उस पर आप यहाँ कैलकुलेट करके दिखा सकते हो 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, यू कैन शो इट लाइक दैट। तो इट इज 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन 45,000 हो गया। इस साल और कुछ नहीं है, यू विल क्लोज इट, यू विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आप दिखा भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी दिखाओगे तो इट डजंट मैटर। इन्होंने क्या किया, पहली मशीन 3,70,000 की वैल्यू थी, इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो मशीन फर्स्ट की वैल्यू बची 3,30,000। सेकेंड मशीन की वैल्यू थी 1 लाख, उस पर 5,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, उसकी वैल्यू बची 95,000। सो टोटल बैलेंस सीडी इज 4,25,000। तो 2 साल कंप्लीट हो गए, थर्ड ईयर पे आएंगे 2020 जिसकी एंडिंग है। तो अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 19 का ओपनिंग बैलेंस हो गया 4,25,000। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस 4,25,000। अब इस साल हमें क्या दिया है, 2019-20 में कुछ क्या हुआ है, यस, ऑन 1 October 19 it sold off the first machinery purchased in 2017 for 2,80,000। इस साल जो उन्होंने पहली मशीनरी जुलाई 17 में खरीदी थी वो उन्होंने बेच दी है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, जिस साल मशीन बेची जाएगी उस मशीन से रिलेटेड 3 एंट्री आपको करनी होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, whenever there is sale of machinery, whenever there is sale of asset, on that date you have to pass 3 entries। उस डेट पर, जिस डेट पर मशीन बेची जा रही है उस डेट पर आपको 3 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री सेल की है जो हमारी होगी बैंक टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी बेच रहे हैं तो 2,80,000 की बेच रहे हैं, वी आर रिसीविंग दैट अमाउंट। तो पहली एंट्री तो सेल की आएगी, बैंक टू मशीनरी की। दूसरी एंट्री जितना पीरियड का डेप्रिसिएशन उस पर लगेगा, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो मशीन यूज हो रही थी, बेची तो 1 अक्टूबर को है, तो इतना टाइम पीरियड तो हमने मशीन को यूज किया, तो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन वहां पर चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 6 month डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दैट मशीनरी। थर्ड इज profit or loss on sale of machinery. These 3 entries should be done on the date of sale. I hope I had made myself very clear, बिल्कुल ध्यान से सुना है। जिस साल मशीनरी बेची जाएगी, जिस डेट पर मशीनरी बेची जाएगी उस डेट पर, जैसे 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर पर आपको 3 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री सेल की, कि जो भी हमें सेलिंग अमाउंट रिसीव हुआ बैंक अकाउंट, ठीक है, पहले एंट्री वो होगी। दूसरी एंट्री होगी उस साल का जितने टाइम मशीन यूज की उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और थर्ड एंट्री सेल करने के बाद प्रॉफिट या लॉस जो हुआ उसकी एंट्री हम वहां पर करते हैं। तो मशीन सेल जब भी होगी हमेशा 3 एंट्री करनी है, ये हमेशा सबको याद रखना है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी हो रही है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे ये। तो सबसे पहले तो ये जो मशीनरी बेची गई है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से 40,000 का डेप्रिसिएशन बनता है पूरे साल का, तो 6 महीने बाद बेच दी तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया 20,000। फर्स्ट एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया जितना पीरियड हमने यूज किया। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट, जितने का हमने बेचा ये हमने वहां पर बैंक अकाउंट कर दिया। ये किस डेट पर हो रही है, 1 अक्टूबर 2019, जिस डेट पर मशीन बेची है उसी डेट पर ये तीनों एंट्री आपकी होंगी। ठीक है, पहली एंट्री आपने उतने पीरियड का 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, पूरे साल का 40,000 था तो 6 महीने का 20,000 हो गया। 2,80,000 की मशीनरी बेची है तो बैंक अकाउंट हो गया 2,80,000। अब आपको निकालना है कि आपको मशीन बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप ये निकालोगे आपके हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी थी। तो इस साल मशीन की ओपनिंग वैल्यू क्या थी, 3,30,000।
दिस इज दी ओपनिंग अमाउंट। आपके हिसाब से ओपनिंग बैलेंस मशीन का 3,30,000 था, जिसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा? 1 अक्टूबर को मशीन की कितनी वैल्यू थी? ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ मशीन। तो हाउ मच? 3,10,000। आपके हिसाब से मशीन की कॉस्ट 1 अक्टूबर को 3,10,000 थी और आपने बेची कितने में? 2,80,000 में। मतलब 3,10,000 रुपए का सामान आपने 2,80,000 में बेच दिया, सो देयर इज लॉस। कितने का लॉस है? डिफरेंस ऑफ दैट। 3,10,000 में से 2,80,000 माइनस कर देंगे, 30,000 इज द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ऑल दीज 3 एंट्रीज विल बी डन ऑन 1 अक्टूबर। यहां तक बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट है सो दे कैन आस्क। यहां तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है, गुड। बेटा एक्सेल तो आपको यूज ही नहीं करना है, यू यूज योर रजिस्टर, you use your register, do this question on your register only. This is financial year, calendar year जो होता है that is from 1st January to 31st December। ठीक है, आपके दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपका कौन होता है? जो आपका कैलेंडर के हिसाब से चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, वो कैलेंडर ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर 1st April to 31st March, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। Good, you people are doing side by side, very happy to say this. This is really a big issue, Abhishek, but we can't help it. We have parallel classes, so really can't help it out. 1st October की entry I'll explain again. 1st October 2018. 2018 को क्या है? It's 2019 बेटा। 1st October 18 को तो सिर्फ उन्होंने एक नई मशीनरी परचेज की है, तो मशीन परचेज की तो मशीनरी टू बैंक है, तो 1 अक्टूबर 18 को तो इन्होंने टू बैंक अकाउंट दिखा दिया ना। एक नई मशीन आ गई 1 लाख, और फिर जब आपने क्लोजिंग किया तो जो भी मशीन थी, अब आपके पास 2 मशीन हो गई, मशीन 1 मशीन 2, दोनों मशीन 1 मशीन 2 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 10% फॉर द पीरियड दे आर यूजिंग। ठीक है, जितना पीरियड यूज कर रहे हैं उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मशीन 1 पूरा 12 मंथ्स, पूरा 1 साल यूज हुई, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया। मशीन 2 अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज हो रही है, तो उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग गया। जिस साल मशीनरी बेची जा रही है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यू हैव टू डू 3 एंट्रीज ऑन दैट डेट। जिस डेट पर मशीनरी बेची जाएगी 3 एंट्री करनी है। पहला, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। दूसरा, सेल की एंट्री करनी है, जो आप कैश रिसीव, मतलब जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो सेल करके। थर्ड, यू नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आप ओपनिंग वैल्यू में से, उस साल की ओपनिंग में से जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उस साल का, वो माइनस कर दोगे, दैट वुड बी द कॉस्ट। तो आप कंपेयर करोगे कि आपके हिसाब से अब उसकी प्राइस कितनी है और उन्होंने कितने का बेचा है। तो यू विल कंपेयर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू थी 3,30,000, इसमें से 20,000 माइनस कर दिया, तो इसका हमारा कॉस्ट कितनी बची? 3,10,000। हमारे हिसाब से मशीन की वैल्यू 3,10,000 है, जो हमने 2,80,000 में बेच दी, तो हमने कम में बेची है। 3,10,000 की चीज 2,80,000 में बेच रहे हैं, तो हमें वहां पर नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 30,000 का, दोनों का डिफरेंस। तो उस डेट पर, जिस डेट पर सेल हो रही है, उस डेट पर ये 3 एंट्रीज आपको यहाँ पर शो करनी है। तो ये 3 एंट्रीज उन्होंने उस डेट पर शो की। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आपको क्वेश्चन में आगे दिया था, ऑन दी सेम डेट इट परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर 2,50,000। इसी डेट पर इन्होंने एक नई मशीनरी खरीदी है, तो मतलब 1 अक्टूबर 19 को मशीनरी परचेज की एंट्री होगी, तो वो तो सेम होगी जैसे आप कर रहे हो टू बैंक, 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर टू बैंक आपका आ जाएगा, ये 1 अक्टूबर को 2,50,000, ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई।
सो वी हैव डन टिल अक्टूबर। तो अब क्या जाएंगे, अब सीधा क्लोजिंग पे जाएंगे 31 मार्च 2020, क्योंकि इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, सीधा क्लोजिंग जाएंगे 31 मार्च 2020 को। पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अब मशीन 1 तो यहाँ पर खत्म हो गई, मशीन 1 हमने बेच दी, अब हमारे पास मशीन 1 नहीं है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कौन सी मशीन है अब हमारे पास, एक तो मशीन 2 है और एक ये नई मशीन जो खरीदी है ये है, तो इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, तो उसका डेप्रिसिएशन 10% हो गया 10,000। और मशीन 3 2,50,000 की खरीदी है, 10% डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। तो 12,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 22,500। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे बस, क्योंकि इसके बाद तो आपको बनाने को बोला ही नहीं है, आपको सिर्फ 31 मार्च 2020 तक बोला था। सो द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट इज 3,22,500। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी किसी को कोई डाउट है, कोई एंट्री समझ नहीं आई है तो आप पूछ लो प्लीज। महक, आई हैव एक्सप्लेन 2019 ऑल्सो। 2,50,000 की एक नई मशीनरी आई हैव शोन यू, कि उन्होंने जब सेल बताया था कि हमने मशीन जो बेच दी, उसके बाद सेम डेट पर एक नई मशीन परचेज की है 2,50,000 की, तो वो उसी की 2 बैंक की एंट्री है। रिकॉर्डेड क्लास का आई हैव नो आइडिया। As per today's, Ankit, as per today's scenario, it should be OBE, but we don't know in future what will happen, how the things will change. अच्छा, इसमें जो थियरी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, वो एक तो डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDB मेथड। चांस ऑफ मोस्ट क्वेश्चन इन एग्जाम दैट आई डोंट नो, बट जो टॉपिक आप कर रहे हो लाइक इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, तो यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज, डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस। टू बैंक बेटा, इन्होंने आगे एक लाइन दी है, जिस डेट पर मशीनरी बेची है सेम डेट पर इन्होंने एक नई मशीन परचेज की है 2,50,000, तो वही इन्होंने टू बैंक लिखा है। अगर हमारा यहाँ पर हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आया, सो वी हैव शोन इट ऑन द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट ऑन सेल आता है कि सपोज 3,10,000 की मशीनरी थी और वो हम 3,20,000 में बेच रहे हैं, तो 10,000 का प्रॉफिट था, दैट वी शो ऑन द डेबिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यस, 20,000 माइनस करने का रीजन है क्योंकि जो 3,30,000 की वैल्यू है वो तो 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को उस मशीन की वैल्यू 3,30,000 है। उसके बाद 6 महीने तो हमने मशीन यूज कर ली 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर को हम मशीन बेच रहे हैं, 30 सितंबर तक वी वर यूजिंग। जो जितना टाइम हम यूज करेंगे उतना टाइम का हम डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे, तो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो इसलिए हमने 3,30,000 में से 20,000 माइनस कर दिया। थियोरी कितने मार्क्स की आती है बेटा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको थियोरी ही मिलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी थियोरी ऑलवेज, बट OBE में एवरीथिंग हैज चेंज, तो यू शुड बाय 10 ईयर, यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर। उसमें आपको थियोरी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कौन कौन से थियोरी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, यू विल गेट इजीली फ्रॉम देयर, उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ क्योंकि जो मशीन 2 है, आप अपने अकाउंट में चेक करो, मशीन 2 हमारी 1 लाख की कॉस्ट थी, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अमाउंट सेम रहेगा हर साल। थ्योरी के लिए आई थिंक यू शुड रेफर 10 ईयर्स। So this is the straight line method. Now second method is the written down value method. So all things will be same. Difference कहाँ पर आएगा, सिर्फ amount of depreciation में आएगा, बाकी जो sale है, purchase है, वो सब same रहेगा। अंकित, why are you asking same question again? अभी as per today's scenario the exam will be online, ठीक है, क्योंकि अभी माहौल अभी ठीक नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है, बच्चों को अभी तक कॉलेज में नहीं बुलाया है, सो एज पर टुडे सिनेरियो इट विल बी ऑनलाइन, बट वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। LM is easy, so let's
क्विकली लुक एट द सेकेंड मेथड, जो हमें इसी क्वेश्चन को हमें WDV से करना था, ठीक है। इसमें हमें सेकेंड बी पार्ट दिया था। बी पार्ट था कि अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लेते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% होता है, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस, मतलब जो भी चेंज आएगा आपको बेसिकली चेंज कहां पर आएगा, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले तो आपने ये किया, आपने मशीनरी परचेज की 4 लाख की, दोबारा से बनाइए मशीनरी अकाउंट फॉर WDV। क्विकली डू इट, वी आर having short of time, the class is about to over, but we have to do it quickly make the machinery account for reducing balance method. Machinery account तो important है ही, provision is not that much important in your case but it can come, ठीक है, बहुत ज्यादा important नहीं है but आ सकता है। So we will do a question for provision of depreciation account so that you will be having an idea how to do it. I have shared notes of inventory system with you. I'll check if it's not there, I'll share. Okay. मशीनरी अकाउंट बना लिया, शुरू करोगे अगेन सेम पुराना आप अकाउंट से देखते जाओ। सबसे पहले मशीनरी परचेज की एंट्री है, तो 1 जुलाई 2017 को टू बैंक अकाउंट, अगेन यू विल राइट 3,70,000 प्लस 30,000, सो इट विल बी 4 लाख, ठीक है। टू बैंक अकाउंट आपने 4 लाख लिखा। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, नाउ द डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, तो 4 लाख की मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, जुलाई टू मार्च, क्योंकि इस साल और कुछ नहीं था, तो सीधा 31 मार्च को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स, सो डेप्रिसिएशन इज 60,000, सो द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ दिस ईयर इज 3,40,000। डू इट क्विकली साइड बाय साइड। इसमें सिर्फ चेंज क्या है, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में जो इसका ऊपर वाला पार्ट था उसमें आपने स्ट्रेट लाइन लिया था, हियर इट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज टू 20%। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था 4 लाख था, 4 लाख का 20% डेप्रिसिएशन लगेगा एंड फॉर 9 मंथ्स, सो इट इज 60,000। इस साल की क्लोजिंग हो गई 3,40,000। नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग मशीन 1 का ओपनिंग बैलेंस 3,40,000 है। फिर इस साल अक्टूबर में एक नई मशीन खरीदी थी, टू बैंक अकाउंट, जैसा आपने पिछले पार्ट में किया, 1 लाख की आपने नई मशीन खरीदी। इस साल और कुछ नहीं है, दिस इज मिसप्रिंट, दिस इज 18, ठीक है, सो डोंट कंसिडर इट, दिस इज 18, दिस इज मिसप्रिंट हियर, सो जस्ट लीव इट, यू राइट योर ओन 2018। फिर यहाँ पर इस साल की क्लोजिंग करोगे 31 मार्च 2019। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मशीन 1 का ओपनिंग बैलेंस है 3,40,000, इसका 20% डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरा साल यूज हो रहा है, तो ये हुई 68,000। मशीन 2 है 1 लाख, उसका 20% फॉर 6 मंथ्स, सो दिस इज 10,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन इज 78,000, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हमेशा ओपनिंग बैलेंस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मशीन 1 का ओपनिंग बैलेंस 3,40,000 है, उसका 20% लेंगे, तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन आया 68,000। मशीन 2 हमने खरीदी है 1 लाख की, अक्टूबर में खरीदी है, तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, 10,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन निकालिए 78,000। इस साल की फिर से क्लोजिंग कर देंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा, मशीन 1 की ओपनिंग वैल्यू है 2,72,000, मशीन 2 की है 90,000, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, 3,40,000 माइनस 68 किया तो आया 2,72,000, 1 लाख माइनस 10,000 किया तो आया 90,000, टोटल क्लोजिंग वैल्यू इज 3,62,000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया ये, इस साल मशीन बेची थी तो सेम 3 एंट्रीज हमें करनी है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मशीन 1 की ओपनिंग वैल्यू है 2,72,000, इसका 20%
फॉर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर में मशीन बेच रहे हैं तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2,72,000 into 20% for 6 months. So the amount of depreciation is 27,200. पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री सेल की करनी है बाय बैंक 2,80,000। अब हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो पहले कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पर, जब भी तो कंपेयर करेंगे। ओपनिंग वैल्यू थी 2,72,000, इसमें से माइनस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन, इस पे जो डेप्रिसिएशन लगा था, तो 2,72,000 माइनस 27,200, तो क्या वैल्यू बची? निकाल के देखो। तो यहाँ पर जो है, जो भी वैल्यू आएगी इट वुड बी लेस देन 2,80,000। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी कम है, हमने ज्यादा का बेचा है, देयर इज प्रॉफिट। इस वाले में हमें प्रॉफिट हो गया, तो हमने क्रेडिट साइड पर 1 अक्टूबर हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,200। सो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से हमें मशीन बेचने पर 35,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 एंट्रीज हो गई कंप्लीट। नाउ विल गो टू द क्लोजिंग 31 मार्च। जो बाकी 2 मशीन बच गई, इस साल इन्होंने इसी डेट पर 1 अक्टूबर को एक नई मशीन खरीदी 2,50,000, उसकी एंट्री आपने कर दी 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपको डेट वाइज करना है, उस डेट पर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी कंप्लीट करनी है। सेल की है तो सेल से रिलेटेड पहले 3 एंट्री कंप्लीट करोगे, सेम डेट पर परचेज है तो फिर परचेज की एंट्री करोगे। सो 1 अक्टूबर खत्म। 1 अक्टूबर के बाद हमें और कुछ नहीं दिया, तो वी विल गो टू ईयर क्लोजिंग 31 मार्च। तो इस पर अब हमारे पास 2 मशीन बची है, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 तो हमने बेच दी, वी हैव लेफ्ट विद 2 मशीन्स। मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस साल मशीन 2 की ओपनिंग वैल्यू हमें दी है 90,000। ठीक है, तो 90,000 का 20%, क्योंकि पूरा साल हमने यूज किया, तो उस पर डेप्रिसिएशन 18,000 आ गया। और ये जो नई मशीन हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, दिस इज मशीन 3, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% फॉर 6 मंथ। सो इट शुड बी 25,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया और आपने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसको कंप्लीट करो जल्दी से। 6,75,000 कहाँ से आया? कहाँ है 6,75,000? लेट मी चेक दिस। कहीं भी नहीं है बेटा, कहाँ से देख रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट तो कहीं आया ही नहीं है। I have not shown such an amount. I don't know from where you are looking this. प्रियांशु, कहाँ से आया ये अमाउंट? I will definitely share बेटा। अभिषेक, I will share. I will explain each topic. I will explain hire purchase. I will explain branch. I will explain dissolution. I will explain each topic to you. 1 अक्टूबर को जो 2018 में खरीदी है, 2018 में जो मशीन खरीदी है दैट इज मशीन 2। 2019 में जो मशीन खरीदी है दैट इज मशीन 3। नोट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने शेयर किया है, तो उस टेलीग्राम लिंक पे आई यूज टू शेयर द नोट्स। काफी जल्दी मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट सेम। जो आपने परचेज की, सेल की एंट्री करी थी वो वैसी ही थी जो पार्ट 1 में थी, तो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का डिफरेंस था, दैट आई हैव टोल्ड यू। कहाँ पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना चाहिए था प्रियांशु? कहाँ पर पूछ रहे हो बेटा? $27,200 उसको भूल जाओ। ठीक है, उसके हिसाब से मत जाओ। आप क्या देखो, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। डोंट लुक एट दिस। आपको क्या करो, आप ओपनिंग वैल्यू देखो। यू आर हैविंग द ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन 1, डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, deduct the depreciation from machine 1 and find out the value, compare it with the selling price, or then you will find out whether there is profit or loss. Profit है डेबिट साइड पर शो करेंगे,
लॉस है क्रेडिट साइड पर शो करेंगे. दिस इज द मेन थिंग. डोंट लुक एट दिस सॉल्यूशन कि उन्होंने ये प्लस, क्योंकि वो डेबिट साइड पर कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे हैव एडेड. सो डोंट इग्नोर इट, यू शुड इग्नोर इट, डू इट बाय योरसेल्फ. ओपनिंग वैल्यू minus depreciation, you will get the cost on that date, compare it with selling price and find out whether there is profit or loss and show it accordingly. तो depreciation हमने deduct किया है, every time we have deducted depreciation. बिल्कुल मिलेगी बेटा आपको उस पे. आई विल शेयर विद योर सी, जो भी है आपका एडमिन के साथ आई विल शेयर, ही विल शेयर यू फर्दर. Aditi ma'am group, that I don't know. One student has shared the link with me, that is of Telegram group, and as per my knowledge he has created the Telegram group. Aditi ma'am might have added in that group, I don't know. I have no idea about it. 2019 में, okay. यूनिट 1 इज व्हाट? यूनिट 1 के सब चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि थियोरी आपको आती है. थियोरी एग्जाम में मैंने आपको बोला क्वेश्चन 1 तो थियोरी होता है. ओबीई में आई हैव नो आइडिया, बट उसमें भी थियोरी आपको जरूर आएगी. उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ठीक है, आईएफआरएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में. तो यू विल डेफिनेटली गेट अ थियोरी क्वेश्चन फ्रॉम देयर, सो यू हैव टू डू इट. मशीन वो आप, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट लुक एट द मेथड इन द बुक. उन्होंने जो प्रॉफिट निकालने का मेथड लिया है आप उसको मत देखो, डू इट बाय योरसेल्फ. ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करो, ठीक है, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में किया था. ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, देन वी हैव कंपेयर्ड द अमाउंट की 1 अक्टूबर को मशीन की कॉस्ट क्या है और हम कितने में बेच रहे हैं. तो अगर हमारी कॉस्ट कम है, हम ज्यादा में बेच रहे हैं, सो देयर इज प्रॉफिट. तो उनका डिफरेंस निकाल के वो जो प्रॉफिट है, शो इट ऑन द डेबिट साइड. जस्ट डू इट, बाकी वो इग्नोर कर दो. You can take the screenshot of this and you can have better understanding. This is the question. If you want to take the screenshot quickly, you can take the screenshot of solution as well, ताकि आप उसको ध्यान से पढ़े समझे तो समझ में आए. इस टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट क्लास में, वेंसडे वी आर हैविंग क्लास नाउ, सो ऑन वेंसडे आई विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. Two types of question I need to do. First is of change of method and second is if provision for depreciation account we need to maintain. So these two questions I'll take up in the next class. All right. I hope you have taken the screenshot of this if you need.